ठंड में गरीब सास बहू का ईंट का घर। हे राम, आज तो कड़ाके का जाड़ा है। खून जमने को हो रहा है। ऊपर से इतनी बर्फीली हवा बह रही है कि ईंट भी नहीं बन पा रही। माँ जी, आप थोड़ी देर आग ताप लीजिए, तब तक मैं और जमुना दीदी ईंट बनाते हैं। सुधा बहू, देख मुनिया कब से रो रही है। लगता है उसे भूख लगी है। जाकर पहले उसे दूध पिला दे। सुधा बच्ची को दूध पिलाने लगती है और ठंड के मारे सुखिया और जमुना धीरे धीरे ईंट बनाते हैं। ये देखकर भट्टी का मालिक उन गरीब सास बहू पर चिल्ला पड़ता है। अरे ओ सुखिया, अरे ओ जमुना, तुम दोनों गरीब सास बहू ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाओगी तब तो बन गई ईंट और लग गया बेड़ा पार। क्या करूं मालिक, आज बड़ी ठंड है, हाथ एकदम ठिठुर रहे हैं। मैं तुम गरीबों को दिहाड़ी ईंट बनाने के लिए देता हूँ। अगर इतनी ठंड लगती है तो घर बैठ जाओ। और तू सुधा, तू वहाँ क्या कर रही है? मुनिया को भूख लगी थी मालिक, दूध पिला रही थी। तुम गरीबों को बस दो ही तो काम आते हैं, एक काम चोरी करना और दूसरा हर साल बच्चे पैदा करना। अरे अभी एक पला नहीं है, दूसरा पेट में लादे हैं। 10-10 ठैया बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं उन्हें सड़क पर चलने के लिए। अब इसे बोरी पर फेंक और जल्दी जल्दी ईंट बना, वरना तुम दोनों में से एक को भी दिहाड़ी नहीं दूंगा। बेचारी सुधा बोरी पर बच्चे को सुला देती है और ईंट बनाने में जुट जाती है। दिसंबर के उस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज तो सूरज ने भी मुंह नहीं दिखाया है। माँ जी चलिए ना, घर चलते हैं। देखिए ना, बर्फ भी गिरने लगी है, कितनी ठंड है। जमुना बहू, अगर हम ठंड देखेंगे तो खाएंगे क्या? तेरे ससुर जी गठिया की वजह से बीमार है और तुम्हारे पति के पास इस ठंड में काम धाम भी नहीं है। ऐसे में ईटा भट्टी पर हम गरीब सास बहुए जो 100-200 की दिहाड़ी से ही घर का गुजारा चल रहा है, अगर हम भी ठंड देखकर चले गए तो भूखे मर जाएंगे। अपने घर की मुसीबत को सोचकर जमुना और सुधा अपनी बूढ़ी सास सुखिया के साथ ईंट बनाती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और धुंध छाने लगती है। चलो चलो, सभी काम बंद करके लाइन में लग जाओ। माँ जी देखिए, मालिक सभी को दिहाड़ी दे रहे हैं, हम भी लाइन में लग जाते हैं। ये ले सुखिया, तेरा और तेरी बहू का आज की ईंट बनाने का बनता है 200। पर मालिक, एक जन के 70 रुपए के हिसाब से तो 210 बनते हैं। तूने देखा नहीं था? सुधा ईंट बनाने की बजाय इस हराम को दूध पिला रही थी। शुक्र मना कि 10 रुपए काटे हैं और कल से तुम गरीब सास बहू को हर दिन गिनकर 1000 ईंट बनानी होगी, वो भी इतने ही पैसे में। अगर करना हो तो करो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारी गरीब सास बहू चिंता में आ जाती है। माँ जी, इस कड़ाके की ठंड में कैसे बनाएंगे हम तीनों 1000 ईंट? बहू, मनचंदा हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, मगर इस पापी पेट के लिए हमें करना होगा। तीनों झोपड़ी में लौट आती हैं, जहां पुलिया की चटाई पर गरीब बूढ़ा हरिहर पड़ा था। उसके हाथ पांव सूज गए थे। गुजारे के लिए उसके पास ले देकर एक पुरानी झोपड़ी, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ कपड़े बर्तन थे। जैसे जैसे रात बढ़ती है, हवा का झोंका तेज हो जाता है। सभी खा पी कर सोने की तैयारी में थे, पर सुखिया की आंखें आसमान को देख रही थी। जमुना दीदी, बड़ी मुश्किल से गिनकर 10 रोटी ही बनी है। सुधा, हमें इसी में सबको खिलाना है। सभी खाना खाने लगते हैं। क्या हुआ माँ, तुम बाहर क्यों देख रही हो? आज आसमान का रुख बड़ा ही खराब है, बादल भी गरज रहे हैं। लगता है भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान इतना तेज था कि पहले तो इनके झोपड़ी की खिड़की टूटकर गिर जाती है और एकदम से छत भी उड़ जाता है। आसमान से गिरते ओले से उनकी झोपड़ी भर जाती है। सर्दी में सभी का रोम रोम कांप उठता है। हरिहर की हालत बिगड़ जाती है और उसका गठिया बढ़ जाता है। बाप रे बाप, बहुत ठंड है। इतनी ठंड मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आफत बरस रही है। एकदम से तूफान से उनकी झोपड़ी हिलने लगती है। नंदू अपनी माँ जमुना से लिपट कर रोने लगता है। माँ, दादी माँ, हमारी झोपड़ी तो हिल रही है।
उमेश, महेश, बहुत जल्दी से घर से निकलो। ये घर अब ज्यादा देर नहीं अड़ पाएगा। उनके बाहर निकलने के अगले ही पल झोपड़ी गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने घर को टूटता हुआ देखकर उनकी आंखें डबडबा जाती है। माँ जी, हमारा घर, हमारा घर, माँ जी, हमारा घर टूट गया माँ जी। माँ जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? पता नहीं भगवान हर बार हम गरीबों पर ही क्यों सितम ढाता है। अरे बोल ऊपर वाले, अरे क्या मिल गया तुझे हमारे परिवार को बेघर करके? ईश्वर को दोष देने से कोई फायदा नहीं। उमेश, जो भाग्य में लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा। सभी सारी रात ठंड से संघर्ष करके कपकपाते हुए सुबह हो जाती है। बर्फबारी अभी भी हो रही थी। माँ, मैं और भैया यहीं पर तिरपाल डाल देते हैं और 1-2 दिन लगाकर हम अपनी नई झोपड़ी तैयार कर लेंगे। उमेश, हम कब तक झोपड़ी बनाएंगे? हर बार तो उजड़ेगी, गिरेगी और हम सड़क पर आते रहेंगे। हमें अब पक्का मकान बनाना होगा। मगर माँ, इस वक्त हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं है। पक्का मकान बनाने के लिए महंगी ईंट सीमेंट कहाँ से लाएंगे हम लोग? माँ जी, हम तीनों सास बहुओं को ईंट बनाना तो आता ही है। हाँ माँ, सीमेंट कहाँ से खरीद कर लाएंगे? सीमेंट की जरूरत नहीं, गोबर, फूल और मिट्टी मिलाकर भी ईंट बनाई जा सकती है। मगर माँ जी, होंगी तो वो ईंट भी कच्ची और बारिश में गलकर वो भी बह जाएंगी। हम उन ईंट को ठीक वैसे ही आग में पकाएंगे जैसे ईंटा भट्टी पर पकाते थे। उससे वो पक्की हो जाएंगी। सुखिया का सुझाव सभी को भा जाता है और उनकी आंखों में अपना पक्का घर बनाने की ललक जाग जाती है और सभी अपने अपने हिस्सेदारी का काम बांट लेते हैं। जहां बहुएं सड़क पर घूम घूम कर गोबर फूस इकट्ठा करती हैं और उमेश और महेश दूर जंगल से मिट्टी ढोकर लाते हैं और सुखिया वहीं पर टूटे हुए अपने झोपड़ी के जमीन पर ईंट का भट्टी बनाकर ईंट पकाने लगती है। पूरा परिवार लगकर ईंट बनाता है। सुधा बहू, तू जाकर आराम कर। तेरा 9वां महीना है। ये जाड़ा तेरे लिए ठीक नहीं। देख कैसे कपकपा रही है। माँ जी, मेरा परिवार इस ठंड में बेघर है। इस वक्त ये ईंटा घर खड़ा करना मेरा मकसद है, फिर तो आराम ही करना है। तीनों गरीब सास बहू ईंट बनाती जाती है और उमेश और महेश दीवार पर खड़े करते जाते हैं। वहीं हरिहर एक ओर बैठा दोनों बच्चों को संभालता रहता है। रह रहकर बर्फबारी से उन्हें काफी कठिनाई भी होती है, जिसकी वजह से सुधा और सुखिया की हिम्मत जवाब दे जाती है। उफ, ये बर्फीली हवा तो हड्डियों में चुभ रही है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गरीब सास बहू आखिरकार अपना ईंट का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर जमुना ने रुआसे शब्द से कहा, देखिए माँ जी, बन गया हमारा पक्का मकान, हमारा ईंटा घर। हाँ बहू, अब हमारा घर न ढहेगा न गिरेगा। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। फिर सभी ईंट के घर के अंदर आते हैं। उस पल उस गरीब परिवार के चेहरे पर जो सुकून था वो देखते ही बनता था। अगले दिन जब वो ईंटा भट्टी पर जाते हैं तो मालिक उन्हें भगाते हुए कहता है, अब क्या लेने आई हो तुम गरीब सास बहू? हैं? यहाँ से ईंटा चुरा कर ले जाकर अपना तुमने घर बनवाया है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं। आप नहीं जानते, ठंड में हमारा घर टूट गया था। हमने बड़ी मेहनत से घर बनाया है। हाँ हाँ, तो जाओ ना और अपने इसी ईंटा घर से खाने को मांगो। तुम्हें खाने को भी वही दे देगा। मेरे ईंटा भट्टी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हे ईश्वर, हम गरीबों को छत तो तूने दे दिया, अब मेरे भूखे परिवार को रोटी भी दे दे। बस तेरा ही आसरा है ऊपर वाले। असल में उस गरीब सास बहू का घर बन जाने से भट्टी का मालिक मन ही मन जलने लगता है, क्योंकि किसी गरीब का अच्छा खासा कमाना किसी एक अमीर से कहाँ देखा जाता है। सुखिया का पूरा परिवार कई दिनों तक भूखा रहा, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी एक गरीब को उतना ही दुख देता है जितना वो सह सके। आज पड़ोस के लोग उनके ईंट का घर देखकर उन्हें ईंट बनाने का काम देते हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। मगर इस दिन को देखने के लिए उन्होंने ठंड में सड़कों पर भूखे प्यासे रहकर कठिन संघर्ष देखा था और इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठंड में 5 गरीब बहू का पाइप घर। अभिषेक जी, और कितने दिन लगेंगे हमारे प्लान को कामयाब होने में? मैं अब बस तंग आ चुकी हूँ इन सभी के साथ रह रहकर। आपकी बूढ़ी माँ का भी दिमाग अब सठियाने लगा है। वो भी न जाने क्या क्या बोलती रहती है। एक बार मेरे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में सेटल हो जाएं,
उसके बाद मैं इन सभी को भी ठिकाने लगा दूंगा। जरा जल्दी कीजिएगा। रागिनी बहू, ओ रागिनी बहू, ये बुढ़िया फिर से चिल्ला रही है। आ रही हूं। रागिनी अनीता के बुलाने पर नीचे आ गई। जी बुढ़िया जी, मेरा मतलब बोलिए सासू माँ। देखना बहू, तेरे पांचों ही जेठानियां कामों में लगी हुई हैं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे तेल लगा दे। सासू माँ, आपको अपनी पांचों बहुओं का बिजी होना तो दिखाई दे गया, और आपने मुझे ऐसे बुला लिया जैसे कि मैं कितनी ज्यादा फ्री हूँ। बहू, तू भी कुछ कर रही थी क्या? हाँ, कर रही थी, और अब मैं वापस से वही करने जा रही हूँ, समझिए आप। अरे कैसे चली गई है बेशरम, मैं खुद ही अपना तेल लगा लेती हूँ। रुकिए सासू माँ, मेरा काम खत्म हो गया है, लाइए मैं ही आपके तेल डाल देती हूँ और बढ़िया से मालिश भी कर दूंगी। शुक्रिया बहू। गौरी अपनी सास के तेल लगाने बैठ गई। अनीता की जो 5 बड़ी बहुएं थीं, वो उसकी पूरे मन से सेवा करती थीं, और उन 5 के ही पति इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन जो छोटी बहू रागिनी थी, उसे अपने परिवार से जरा भी लगाव नहीं था, और वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे वो अपनी सास और जेठानियों से छुटकारा पा सकती है। और इस सब के बीच उसने अपने पति को भी बातों में ले लिया था। तभी एक दिन, माँ जरा यहाँ पर साइन कर दीजिए ना, ये बिजनेस के एक जरूरी कागज हैं जिन पर आपके साइन के बिना हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरा लाल ला दिखा, लेकिन मुझे साइन वाइन थोड़ा ही करने आता है, मैं तो बस अंगूठा लगा सकती हूँ। वही लगा दीजिए, बस जल्दी कीजिए। अनीता ने उन कागजों पर बिना सोचे समझे अपना अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाते ही मेरा सपना आज पूरा हो गया, आखिरकार सब कुछ हमें ही मिल गया। क्या मिल गया बहू? कौन सी बहू? अरे जा जा बुढ़िया, निकल मेरे घर से अपनी 5 बहुओं को लेकर। रागिनी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभिषेक। चुप कर बुढ़िया, मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात मत कर, चल निकल यहाँ से। उन सभी की आवाजें सुनकर गौरी, नेहा, कोमल, दिया और पूजा भी वहां आ गईं। क्या हो रहा है यहाँ? देख तो मेरी बच्ची, ये मेरा बेटा ही है ना? भाभी जी प्यार से बोल रहा हूँ, हमारे घर से दफा हो जाइए और इस बुढ़िया को भी ले जाइए, वरना। क्या वरना? ये घर हमारा है और आपको हमें इस घर से निकालने का कोई हक नहीं है। इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक अब मैं और रागिनी है, समझिए आप। और यकीन ना आए तो आप ये साइन किए हुए पेपर्स देख सकती हो। अभिषेक ने उन सभी को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दिए, जिस पर साफ साफ अनीता के दस्तखत की जगह उसका अंगूठा लगाया हुआ था। 5 बहुएं उन्हें पढ़कर हैरान हो गईं। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, देख लिया अपनी आंखों से। चलो अब निकलो यहाँ से। मक्कारपन की भी हद होती है, जो आज आप दोनों ने पार कर डाली। अरे लानत है आपके जैसे बहू और बेटे पर, जो अपनी माँ को ही फंसाए। चलिए माँ, हम इन मक्कारों के बीच नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ चलिए। मेरे 5 लाल मुझे छोड़कर चले गए। तू मेरा इकलौता सहारा था, लेकिन तूने तो मुझे ही जीते जी मार दिया। चल चल निकल। 5 बहुएं बिना किसी चीज के खाली हाथ अपना घर छोड़कर अपनी सास के साथ निकल आईं। सर्द हवाएं सड़क पर दौड़ रही थीं, जिसे जवान खून बहुएं तो किसी तरह झेल रही थीं, लेकिन बूढ़ी अनीता से ये सब झेला नहीं जा रहा था। बहू, मुझे कहीं बैठना है। ऐसी सर्दी में अगर मैं कुछ देर और चलती रही तो मेरे शरीर से मेरी रूह निकल जाएगी। माँ जी हिम्मत रखिए, हम भी आपके ही सहारे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी नहीं जी पाएंगे, इसलिए आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम कहीं न कहीं रहने की जगह ढूंढ ही लेंगे। 5 बहुएं अपनी सास और अपने मन को समझाते हुए हर मुश्किल का सामना कर रही थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही सर्दी भी बढ़ने पर ही थी। सर्दी बढ़ने के साथ साथ बहुओं और अनीता की हिम्मत घटती जा रही थी। बहू, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरा पेट पूरा खाली है और सर्दी तो मानो मुझे बस मारने वाली है। थोड़ी सी हिम्मत रखिए माँ जी, सब कुछ सही हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दिया, पूजा, तुम लोग यहीं कहीं से बेकार कचरा इकट्ठा करो, हम लोग उसमें आग जलाकर माँ को थोड़ी सी गरमाई देंगे, और मैं और कोमल कुछ खाने को ढूंढते हैं। नेहा, तुम माँ के साथ ही रहना,
जी। नेहा अपनी सास के पास थी और बाकी बहू जैसे गौरी ने बोला था वैसे ही काम पर लग गईं। नेहा और पूजा कचरा, प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा कर रही थी और गौरी और कोमल कुछ खाने को खोज रही थी। अभी वो दोनों चल ही रही थी कि तभी गौरी को एक बड़ी पाइपलाइन दिखाई दी। अरे कोमल देख, कितनी बड़ी पाइपलाइन है। पाइपलाइन? अरे हाँ, ये पाइप तो इतना बड़ा है कि हम सभी इसमें ही रह सकते हैं। ठंड से बचने को तो बस सर पर एक छत होनी चाहिए। चल, माँ जी और बाकी सबको यहीं ले आते हैं। गौरी और कोमल अपनी सास के पास आ गईं और तभी पूजा और दिया भी वहां पहुंच गईं। हम आग जलाएं? नहीं, यहाँ नहीं। चलो, हमें घर मिल गया है, उसके बाहर आग जलाना। गौरी सभी को अपने पाइपलाइन के घर में ले आई और वहां पर उन्होंने पाइपलाइन के बाहर आग जलाकर अपने शरीर को ठंड से बचाया। खाने के लिए वहीं पाइपलाइन के पास के कचरे के ढेर में नेहा को थोड़ा सा खाना मिल गया था। सभी ने उस खाने को खाकर ही अपना पेट भर लिया और वो पांचों उसी पाइपलाइन के अंदर सो गईं। किसी तरह रात तो बीत गई, लेकिन अगले दिन की सुबह पांचों ही गरीब बहुओं के लिए एक चुनौती लेकर आई थी। हमेशा ही हम इस पाइप में नहीं रह पाएंगे। हमें जिंदा रहने और ठंड से बचने को घर चाहिए। माँ, हम पांचों ही आज से काम करेंगी। जो भी काम हमें मिल जाएगा हम उसे ही करने को तैयार हैं। तुम्हारी मर्जी है बहुओं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया माँ, हम चलते हैं। पांचों बहुएं अपने लिए काम ढूंढने निकल गईं। उन्होंने घर घर जाकर काम मांगा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। आखिर में वो सभी हार कर एक ठेकेदार के पास पहुंची। साहब, हमें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कोई भी काम करने को तैयार हैं। देखो, वैसे मेरे पास तो काम करने वालों की गिनती पूरी है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम मेरे लिए ये ईंटें उठाने और मसाला बनाने का काम कर सकती हो। आपका हम पर एहसान होगा, शुक्रिया। पांचों बहुएं भूखे पेट बोझा ढोने के काम पर लग गईं। उन्हें हालात ने इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ रहा था, लेकिन पांचों ही बहुओं ने हार नहीं मानी और शाम तक बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया। शाम को उन्हें उनके काम के पैसे मिल गए। वाह जेठानी जी, देखिए हमने आज में 250 रुपए कमा लिए। चलिए अब हम चलते हैं, माँ को भी भूख लगी होगी ना। शाम भी हो चली है, चलो खाना लेकर घर चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी सास और अपने लिए खाना लेकर पाइपलाइन में ही चली गईं, जहां उन्होंने पूरे 2 दिन में भरपेट खाना खाया। देखो बहुओं, मेहनत की कमाई के खाने का स्वाद भी कितना ज्यादा हो जाता है। सही कहा माँ, और परिवार के साथ खाने में ही मजा भी आता है। तुम लोग कल भी काम पर जाओगी? हाँ माँ, हम ऐसे ही काम कर करके एक दिन अपना खुद का घर भी ले लेंगे। आप बस अपनी बहुओं की काबिलियत को देखती रहना। अनीता अपनी बहुओं की हिम्मत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब से पांचों बहुएं रोजाना वही बोझा ढोने का काम किया करती थीं और अपना मेहनताना शाम को ले आती थीं। ऐसे ही करते करते अब उन्होंने पाइपलाइन से निकलकर अपना खुद का किराए का घर ले लिया था और इन पांचों ने पुलिस में अपने देवर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी थी। देखा देवर जी, ये मक्कारपना आपको ही भारी पड़ा ना। पुलिस स्टेशन से पांचों बहुएं अपने पुराने घर में आ जाती हैं। तभी सास कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है बहुओं। क्या हुआ आज अगर मेरे बेटे यहाँ नहीं हैं? मेरी बहुएं मेरे बेटों से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हर किसी कागज पर सोच समझकर और पढ़कर हस्ताक्षर करने चाहिए, क्योंकि जायदाद के लिए अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है।